गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आज का विषय यानी कि 8th क्लास में हमारा आज का विषय होगा क्या, वाक्य विचार, जो कि आपने 3rd क्लास से ये इसका अध्ययन किया है, सभी ने किया है और सभी को मालूम भी है कि वाक्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारे सामने आएगा कि वाक्य किसे कहते हैं। तो इसकी जो है परिभाषा साधारण रूप में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन अगर हम इसमें आपको एक उदाहरण दें कि खा चुके हैं व्यक्ति खाना, खा चुके हैं सभी व्यक्ति खाना, तो वैसे तो ये सार्थक समूह है शब्दों का, लेकिन जो है ये व्याकरणिक दृष्टि से ठीक नहीं है। तो अगर हम इसको व्याकरणिक दृष्टि से लिखते हैं तो क्या आएगा, सभी व्यक्ति खाना खा चुके हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को जो व्याकरणिक दृष्टि से लिखे जाते हैं उन्हें वाक्य या पद कहते हैं। क्योंकि हमेशा आगे 9th और 10th क्लास में आपके आ जाएंगे पद, या आपके सिलेबस में भी पद होंगे। तो पद यानी कि वाक्य को हम पद कहते हैं और जो है पद को ही हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी आए पद किसे कहते हैं या वाक्य किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा होगी आपकी कि शब्दों के सार्थक समूह जो व्याकरणिक दृष्टि से लिखे जाते हैं। व्याकरणिक दृष्टि कर्ता क्रिया कर्म या कर्ता कर्म क्रिया, जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो ठीक उसी तरीके से सेंटेंस हिंदी में बनाए जाते हैं। ठीक है, कर्ता कर्म और क्रिया ऐसे पहले काम के करने वाला, फिर कर्म क्या हो रहा है और क्रिया क्या हो रही है। तो अब आते हैं कि वाक्य के कितने भेद हैं, वाक्य के कितने अंग हैं या कितने भेद है। तो वाक्य के जो है मुख्य रूप से हमारे 2 अंग है। कौन सा? नंबर 1 है आपका उद्देश्य और नंबर 2 है आपका विधेय। तो सबसे पहले जो है हमारे सामने आता है उद्देश्य, कि उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में, किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, अगर हमने यहाँ पर सेंटेंस लिख दिया उद्देश्य में राम पढ़ता है, तो इसमें जो है किसके विषय में कहा जा रहा है, यानी कि राम के विषय में कहा जा रहा है। कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ता है। तो राम जो है बेटा हमारा क्या है, उद्देश्य। अगर इसी सेंटेंस को है जो हम विधेय में लेंगे, राम पढ़ता है, तो इसमें जो है राम के लिए क्या कर रहा है, यानी कि इसमें काम के करने वाले का विधेय जो है उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा गया, क्या कहा गया, राम क्या कर रहा है, पढ़ता है। पढ़ता आ गया ना इसमें कि राम क्या कर रहा है, पढ़ता है। राम कपड़े धोता है, राम खाना बनाता है। तो उद्देश्य हमारा क्या होगा, यानी कि मुख्य रूप से कोई भी, अगर हम यहाँ बच्चे की जगह वस्तु भी हो सकती थी, किसी भी विषय वस्तु, कोई भी विषय वस्तु हो सकती है हमारी यहाँ, यानी कि वाक्य के जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु का उदाहरण ले लेते हैं हम कि यह मेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, मेज के बारे में। तो ये हमारा क्या हो गया है, उद्देश्य। और विधेय अच्छी है, बहुत अच्छी है, ये हमारा विधेय हो गया कि मेज के बारे में हम क्या कह रहे हैं, यानी कि मेज
बहुत अच्छी है। तो ये हमारा यानी कि विधेय हो गया है बहुत अच्छी। तो इसे कहते हैं वाक्य के अंग। दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो होता है हमारा उद्देश्य। जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उद्देश्य हमारा क्या है, विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी के बारे में कहा जा रहा है। अगर विधेय पूछा जाए इसमें कौन पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो पढ़ना इसमें हमारा क्या है, विधेय। तो ये क्लियर हो गया आपको सभी को। नेक्स्ट चले हम। अब जो है वाक्य के भेद, कि वाक्य के जो है कितने भेद होते हैं। वाक्य के जो है बेटा निम्नलिखित आधारों पर निम्नलिखित भेद होते हैं। सबसे पहले लेंगे हम इसमें रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले यानी कि रचना के आधार पर, और एक और आपने पढ़ा होगा कि प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद जो है आपके सिलेबस में दर्शाए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें लेंगे हम किसके, रचना के आधार पर। इसको संरचना भी हम बोल सकते हैं। कहीं बुक में या कहीं जो है किताबों में क्या होता है, संरचना बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है, संरचना, यानी कि रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो होते हैं हमारे वाक्य कितने होते हैं, 3 प्रकार के। किसके आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार। तो रचना के आधार पर हमारे 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य, सभी जानते होंगे इसको भी, किसे कहते हैं सरल वाक्य। तो सबसे पहले बेटा हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि सरल वाक्य क्या है। इसमें एक कर्ता होता है, एक क्रिया और एक कर्म, यानी कि सिंपल सेंटेंस। इसमें कोई ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे राम पढ़ता है, कौन पढ़ रहा, अकेला राम, अकेला ही कर रहा ना, यानी कि इसमें एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है। तो राम पढ़ता है, हमेशा जो है इसमें सिंपल सेंटेंस आएगा, राम पढ़ता है। इसमें जो है कोई जोड़ नहीं होगा। अब आता है हमारा संयुक्त वाक्य। इसी के अंतर्गत आता है रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य अब हमारे सामने आया कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जब एक या एक से अधिक वाक्य जुड़कर और एक वाक्य का काम करते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे एक फैमिली के अंतर्गत चाचा ताऊ सभी रहते हैं, दादा, तो यानी कि 2-3 फैमिली हो गई। अगर वे अलग अलग बट जाएं तो अलग अलग फैमिली हो जाएंगी। तो संयुक्त यानी कि इकट्ठी एक जगह जो फैमिली हमारी है, यानी कि वो संयुक्त है तो कई फैमिली लेकिन रहती है एक जगह, तो उसे कहेंगे हम संयुक्त वाक्य। समझ रहे। जैसे परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण होंगे, परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण होंगे। तो जो है इसमें योजक शब्द आ गया है क्योंकि इसने 2 वाक्यों को एक वाक्य बना दिया है। संयुक्त यानी कि दोनों को इकट्ठा कर दिया है। समझ रहे हो। संयुक्त फैमिली का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि तुम्हें याद हो जाएगा। संयुक्त यानी कि जॉइंट फैमिली जिसको आप बोलते हो। तो इकट्ठा करना यानी कि वाक्यों को इकट्ठा रूप में संयुक्त वाक्य हम कहते हैं। फिर जैसे इसमें कोई भी उदाहरण लिख सकते हो, जैसे परिश्रम करोगे तो पास अवश्य होंगे। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा मिश्र वाक्य। कौन सा? मिश्र वाक्य। 3rd
वाक्य। मिश्र वाक्य की डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी कि इसमें जो है एक उपवाक्य प्रधान होता है, एक वाक्य जो होता है इसमें प्रधान होता है और सारे इस पर आश्रित होते हैं। जैसे फैमिली में कमाने वाला एक व्यक्ति है उदाहरण के लिए, और सारे उस पर आश्रित हैं। समझ आ गया? उसे कहते हैं हम क्या, मिश्र वाक्य। जैसे और आपकी बुक का उदाहरण होगा कि खाने पीने का मतलब स्वस्थ, स्वस्थ रहे, मानव स्वस्थ रहे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या प्रधान दे दिया गया, खाना पीना। खाए पिएंगे तो हम क्या रहेंगे, यानी कि स्वस्थ रहेंगे। समझ रहे हो ना? यानी कि खाने पीने को एक महत्वपूर्ण प्रधान वाक्य बना दिया है और उसके ऊपर हम आश्रित हैं। किसके ऊपर आश्रित है? खाने पीने के ऊपर। समझ गए? इसको कहते हैं हम मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, सरल यानी कि एक ही है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये मैंने बिल्कुल ओरल आपको समझाया जिससे कि याद हो जाए, बुक में भी आप देख सकते हैं। और संयुक्त वाक्य जो है, जब हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं यानी कि एक से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं, तो उसमें जो है योजक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। तथा, इसलिए, किंतु, परंतु, तो, जैसा करोगे तो वैसा भरोगे। तो इसमें जो है ये क्या है हमारे, यानी कि संयुक्त वाक्य। अब आते हैं हम मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर। मिश्रित वाक्य अभी बताया ना मैंने, मिश्रित कौन सा होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, सारे उस पर आश्रित होते हैं। उदाहरण मैंने आपके घर के भी दिए हैं, परिवार के, कि एक कमाने वाला व्यक्ति है और सारे उस पर आश्रित हैं। या फिर खाने पीने का मतलब स्वस्थ रहें, स्वस्थ बने, तो इसमें खाने पीने का मतलब यानी कि खाने पर आश्रित हैं हम। खाना खाएंगे तो काम करेंगे। घर में भी आप बोलते हैं पहले मुझे ये चीज़ खाने को दोगे तो मैं काम करूँगा, होता है ना, बच्चे करते हैं ना ये। तो क्या है, यानी कि उस पर तुम आश्रित हो। अब इसमें पूछ रहे हैं कि मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर, तो दोनों को आप लिख सकते हो जैसे मैंने आपको समझाया। मिश्रित वाक्य में यानी कि एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य उसके आश्रित होते हैं। ये बुक कह रही है आपकी, जो मैंने ओरल बताया वो मैं बोल रही थी, है ना। ऐसे ही थोड़ा सा शब्द का इधर उधर हो जाता, बाकी एज इट इज। परंतु संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जितने भी उपवाक्य होते हैं वे स्वतंत्र अर्थात निराश्रित होते हैं, वे किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। निराश्रित यानी कि वे किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। संयुक्त में इकट्ठे तो होते हैं वे, लेकिन वे काम सभी करते हैं। परिवार में ये तो है नहीं संयुक्त में कि एक व्यक्ति कार्य करता रहेगा और बाकी बैठे रहेंगे, नहीं ना, ऐसे तो नहीं होता ना। तो सभी आदमी मिलजुल कर संयुक्त फैमिली में काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारी बुक में, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की क्या पहचान है। प्रधान उपवाक्य जैसे मैंने कहा था, मिश्रित वाक्य में जो प्रधान उपवाक्य होता है, और आश्रित यानी कि उसके ऊपर आश्रित में क्या पहचान है। तो प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि घर में एक व्यक्ति नौकरी करता है, काम करता है, और बाकी सारे उस पर आश्रित हैं। समझ रहे ना। तो यह प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। अब जैसे मैंने बताया था खाने पीने का मतलब स्वस्थ बने, तो इसमें क्या है, यानी कि ये खाने पीने पर एक उपवाक्य है और सारे इस पर उपवाक्य आश्रित हैं। मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में बदलने पर जब क्रिया वाक्य के अंत में बनी रहती है तो
वह वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है तथा रूपांतरित होने वाली क्रिया वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे सरल वाक्य में कह रहे हैं कि उसमें जो है कौन सा करते हैं हम, मिश्रित वाक्य को जोड़ देंगे तो जो उसमें क्रिया होगी तो वो क्या होगी, जो क्रिया करेंगे वो उपवाक्य बन जाएगी। जैसे इसमें सरल वाक्य है राम पढ़ता है, तो राम अच्छा पढ़ता है, इसमें ये भी कह सकते हैं हम। तो अच्छा क्या हो गया, यानी कि उपवाक्य हो गया। समझ रहे हो? ये बताए थे मैंने किसके आधार पर, रचना के आधार पर 3 भेद। किसके, वाक्य के, सरल, संयुक्त, मिश्र। अब है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के जो होते हैं 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद। सबसे पहला है इसमें अर्थ के आधार पर। नंबर 1 कौन सा है? विधानवाचक। विधानवाचक। विधानवाचक में वे आते हैं जिसमें किसी कार्य के करने का, होने का बोध किया जाता है या पाया जाता है कि यह कार्य हो रहा है या नहीं। जैसे ठंडी हवा चल रही है तो इसमें कौन सा कार्य होने का बोध हुआ है? ठंडी हवा। कैसी हवा चल रही है? ठंडी हवा। तो विधानवाचक हम किसे कहेंगे? जिसमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। पहला है आपका विधानवाचक। बस यही एक वाक्य है जिसको याद रखना है, बाकी सारे याद हो जाते हैं। विधानवाचक किसी काम के होने का इसमें पता चलता है कि वो काम हो रहा है, जैसे ठंडी हवा चल रही है। नेक्स्ट है आपका नकारात्मक। निषेध है, नकारात्मक एक ही बात है। निषेध इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसमें जो है किसी भी कार्य का नहीं पाया जाएगा कि वो कार्य नहीं होता। निषेध, निषेध का अर्थ होता है नहीं। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये क्या है? निषेध। हमेशा याद रखना कि निषेध किसे कहते हैं, यानी कि नहीं। इसका अर्थ होता है नहीं। मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे घूमा नहीं जाता, मतलब नहीं करना है। मुझसे होमवर्क नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो इसको, निषेध को हम क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। अगर निषेध ना आए, इसकी जगह आ जाए नकारात्मक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। देखो बेटा, मैं बीच में से कुछ भी पूछ लूंगी। मैंने वीडियो में भी सारा समझाया है, जो देखते नहीं वो आपकी कमी है। जैसे अब बन रही है ऐसे ही पहले बनी है। हमने अगर पिक्चर इसमें डाउनलोड कर दी जाए तो वो शायद हम 3 घंटे की देख लेंगे, बैठ के देख लेंगे ना, लेकिन वीडियो नहीं। पेरेंट्स ने मोबाइल भी सभी बच्चों को प्रोवाइड किए हैं, बहुत बच्चे हैं ऐसे कि दिए हैं, तब भी हम नहीं देखते। तो निषेध को हम क्या कहते हैं? और नकारात्मक वाक्य भी इसको हम कहते हैं। इसमें क्या आएगा? नहीं, हम नहीं करते, मुझसे नहीं करना, मैं नहीं करना, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो ये याद रखना, ये 10वीं तक पीछा नहीं छोड़ेंगे ये वाक्य।
10th क्लास में क्या आते हैं, जो 10th क्लास का बेस है वही मैं लेके चलती हूँ 6ठी से। और जैसे 10th क्लास का पेपर बनाया एज इट इज 6 to 10, क्योंकि आगे 10th क्लास में तुम्हें कुछ नया ना दिखाई दे। तो इसमें जो है उसमें क्या पूछते हैं कि निषेधवाचक वाक्य के कोई उदाहरण दीजिए। बच्चों को पता ही नहीं होता, अब पता है हम पढ़ा रही है, सभी को पता है। 4 दिन बाद में नहीं लिखोगे इसमें, कुछ नहीं पता, छोड़ जाओगे। तो ये याद रखने वाली बात है। उदाहरण पूछूंगी कोई भी, या उदाहरण दे दिया तो ये कौन सा वाक्य है, डेफिनेशन याद होगी तो पता होगा, उदाहरण दे सकते हो, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक वाक्य नंबर 3, सभी जानते हैं, है ना, इसको तो सब जानते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक में क्या होता है, आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, प्रश्न ही प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न ही किए जाते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, प्रश्न वाक्य वे हैं जिसमें वाक्यों में कोई प्रश्न किए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट है आपका आज्ञावाचक, 4th नंबर है आज्ञावाचक। जैसे आप अध्यापक से पूछते हो, माता पिता से पूछते हो, मुझे दोस्त के घर जाना है, किसकी आज्ञा लेते हो, माता पिता की। यहाँ से रूम से बाहर जाना, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू वाटर, तो ये क्या है, आज्ञा। तो इनको क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें वाक्यों में आज्ञा देने का बोध होता है। जिन वाक्यों में आज्ञा देने का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है आपका विस्मयवाचक, सभी को पता है ये, विस्मय, विस्मयादि जैसे वाचक वाक्य। तो इसमें जो है विस्मयादि में हर्ष, उल्लास, शोक, बोध जो है इसका वर्णन किया जाता है। जैसे कोई वाह क्या छक्का मारा, छी छी कितनी गंदगी, हट हट, उफ कितनी गर्मी, उफ कितनी ठंड, ये मुंह से हमारे अक्सर निकलते हैं। और जैसे हाय बेचारा मारा गया, तो ये क्या है हमारे, अरे तुम कब आए, अरे ये क्या हो गया। तो अचानक जो हमारे मन के भाव से अचानक निकलते हैं, दुख के शब्द, सुख के, कोई पास हो गया, कोई नौकरी पे सेट हो गया, तो अरे वाह, ऐसे करते ना, तो ये क्या है हमारे विस्मयवाचक। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर पे है आपका इच्छावाचक, इसको भी सभी जानते हैं। जिसमें किसी इच्छा को प्रकट किया जाता है? किसी इच्छा को, पढ़ने की इच्छा तो कभी नहीं होती किसी को, है ना, नहीं ना, पढ़ने की इच्छा होती है कभी, मुझे आज पढ़ना है, नहीं, पेरेंट्स बोलते हैं पढ़िएगा पढ़िएगा कुछ बन जाओगे जिंदगी में, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन नहीं, हमारे जब सिर पे आ जाते हैं ना पेपर, जब हमें होमवर्क याद आता है, मैडम ने काम नहीं भेजा अब तक, पूरे साल हमने पता नहीं कहाँ थे, है ना, क्योंकि सिर पे टेंशन नहीं होती है। जब टेंशन होती है, जब सारा काम, अरे उस टाइम लिख भी लोगे, याद भी कर लोगे, पेपर भी दे दोगे, सब कुछ कर लोगे। तो मन की इच्छा खाने के लिए, तो अगर मम्मी या माता से पूछ लिया जाए, या माँ पूछ ले आज खाने में क्या खाओगे, बना लो आलू के पराठे, किसको पसंद नहीं आलू के पराठे, है कोई बच्चा ऐसा, नहीं ना, सभी को पसंद आलू के पराठे, गरम गरम मक्खन के साथ विद चाय,
है ना। अगर ये कह दिया जाए कि लेसन याद कर ले, अभी नहीं, थोड़ी देर में करूँगा, यही है ना। तो जितनी इच्छा आपकी खाने के लिए होती है उतनी इच्छा आपको पढ़ाई में भी करनी चाहिए। इसको कहते हैं इच्छा वाचक। या माता कहे हे ईश्वर इसका भला करे, तो माता की इच्छा क्या हुई? बच्चे का भला करे, ईश्वर आपका भला करे। ये बड़ों की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे कामयाब हो, आपकी यात्रा शुभ हो, इसको भी इच्छा कहते हैं। नेक्स्ट, संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य वे हैं जिस वाक्यों में कार्य के होने का संदेह पाया जाता है। नंबर 7, संदेहवाचक वाक्य। तो इसमें क्या है? संदेह पाया जाता है। मैं समय पर पढ़ लिया होता तो काश पास हो जाता, मैं समय पर मेहनत कर ली होती तो पास हो जाता, शायद मैं पास हूं या ना हूं, पता नहीं होऊंगा कि नहीं हो, शायद आज घर पे मामा आए, शायद आज मैं दिल्ली जाऊं, शायद आज मैं मित्र के जन्मदिन पर जाऊं, शायद। तो इसमें संदेह पाया जाता है। शायद आज बारिश हो, शायद आज ठंड, धुंध पड़े, ठंड हो, कुछ भी ऐसा शायद। बैठे हो यहाँ पे, शायद घर में आज क्या बना होगा, शायद क्या बना होगा। सस्पेंस है ना, या पता है सभी को? सस्पेंस है क्या बनेगा। अब बन गई मनपसंद सब्जी तो अच्छा है ना, और नहीं तो हंगामा कर देना है। ऐसा ही होता है, मैंने नहीं खाना। तो ये होता है यानी कि हमारा संदेह, क्या बनने वाला संदेह। नेक्स्ट, संकेतवाचक। लास्ट, संकेत। कल भी बताया था इस क्लास में किसी कारण से, है ना, बताया था ना। संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य जो है, यह है पेन मेरा है, यह है घर मेरा है, स्कूल के पीछे बगीचा है, स्कूल के सामने मेरी दुकान। तो ये क्या है? संकेत। क्या है ये? संकेत। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी तुम्हारी बुक के अनुसार। यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। संकेत दे रहा कि मेरे साथ बना रहना, मेरे को चीटिंग करवाते रहना पेपर में। हाँ, चलो जी। तो आज बेटा मैंने आपको बताया, इसमें पदक्रम भी है, उसकी कल वीडियो दे देंगे आपको, तब बता देंगे। आज इतना तो बहुत है, इतना अगर हो जाए तुम्हारे याद। वैसे पदक्रम कोई ज़्यादा नहीं है मुश्किल, लेकिन 30 मिनट हो गए मेरे को बोलते हुए। तो आज के लिए मैंने आपको 8 क्लास में क्या करवाए हैं? वाक्य विचार अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो है हमारे कितने वाक्य होते हैं? 8 वाक्य अर्थ के आधार पर, और रचना के आधार पर 3 वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य, विशेषवाचक वाक्य, तो आज के लिए ये लेसन जो है आपका 14 यहाँ तक समाप्त होता है। सभी बच्चे जो हैं इसका अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और इसका अध्ययन अच्छी तरह करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।